हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स हैं और आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, राइट द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो ये काफ़ी सिंपल था। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, इसे किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड पर सेकेंड क्यूब पर एम्पियर, है ना। अगला क्वेश्चन है, इज इलेक्ट्रिक फील्ड अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उनको बोलते हैं लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। लाइन ऑफ फोर्स होती हैं जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कूलम कांस्टेंट। तो कूलम कांस्टेंट क्या होता है, हम जानते हैं जो फोर्स F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये तो हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, है ना। तो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसी को बोलते हैं कूलम कांस्टेंट, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला बोलने को लिखा जा रहा है, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, तो यहाँ से हम लिख देंगे C इज इक्वल टू हो जाएगा, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, है ना। अब यहाँ से फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देंगे जो कि हो जाएगा MLT -2, R स्क्वायर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा L स्क्वायर, Q1 Q2 का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देंगे जो कि हो जाएगा AT स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो K का जो कूलम कांस्टेंट जो C था इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ML³ T-4A-2, है ना। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द लोकस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द लोकस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैंने ये इस तरह से लाइन बना दिया तो ये होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट किया गया तो पहले होता था इलेक्ट्रिक फील्ड की जो, अगर मैंने इस तरह से डायरेक्शन बनाई है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे है लोअर पोटेंशियल और यहाँ पे है हायर पोटेंशियल, है ना। अब यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट किया गया, ये लोअर पोटेंशियल है, मतलब यहाँ पे माइनस माइनस का चार्ज है, यहाँ पे प्लस का चार्ज है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ऐसे प्रोजेक्ट किया गया होगा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका ऐसे एक पाथ बनेगा जो कि होता है पैराबोलिक, ठीक है। तो पाथ कैसा हो जाएगा, पैराबोला। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज अ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। इसमें कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करने का है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं जैसे यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो इस चार्ज के आसपास के एरिया में जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, उसी को डिफाइन करना है, कितना होगा। तो बोल इसको इस तरह से कर सकते हैं कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइन एज, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे, जैसे रैंडम एक पॉइंट वाले पे डिफाइन एज टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसको कहाँ से, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाने में जो भी काम करना पड़ता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इस तरह से डिफाइन करता है V इज इक्वल टू W, कहाँ से, इन्फिनिटी से उस पॉइंट, इस पॉइंट का नाम अगर P कर देते तो P तक लाने में जो काम करना पड़ा अपॉन ये चार्ज, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। राइट द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से डिफाइन करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, ठीक है। बेसिकली डाइपोल मोमेंट कैसे कहते हैं कि टू चार्ज, ठीक है, टू चार्ज सेम होते हैं मैग्नीट्यूड में एंड अपोजिट इन नेचर, जैसे -Q एंड +Q, प्लेस एट अ वेरी शॉर्ट, ठीक है, प्लेस एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस फॉर अ डाइपोल। डाइपोल की कंडीशन क्या होती है कि टू चार्ज जो कि मैग्नीट्यूड में सेम होंगे और नेचर उनका अपोजिट होगा, प्लेस वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, तो ये बनाते हैं डाइपोल, ठीक है। और इनके बीच का जो क्या कहते हैं डाइपोल मोमेंट होगा वो इस तरह से डिफाइन किया जाएगा, एक चार्ज इंटू बीच की डिस्टेंस। बीच की डिस्टेंस जनरली 2L लेके चलते हैं, आप L अगर लेके चल सकते हैं तो L से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम मीटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द चार्ज +Q एंड -Q फॉर्मिंग द डाइपोल। इसमें कह रहे हैं कि जो एक डाइपोल यहाँ पे बन रहा है -Q और +Q यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है अगर, तो ये जो डाइपोल बन रहा है +Q से -Q को लाइन ज्वाइन करने से जो डाइपोल बन रहा है, ठीक है, तो इसका लोकस लेना है। लेकिन लोकस किसका लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग टू द चार्ज +Q एंड -Q। +Q और -Q को लाइन ऐसे ज्वाइन किया ना, तो ऐसे अगर ज्वाइन करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनती है, ये बनती है इस तरह से, है ना। इसके यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस पे, ये इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस होगी ना यहाँ पे, ये होगा इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस, ये, ठीक है। तो इसका लोकस लेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ये होगी, इसे बोलेंगे एक्सिस ऑफ डाइपोल, और ये जो लाइन है इसी को बोलेंगे लोकस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आर परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस वाई। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे ये एक चार्ज है, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकल रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ से सेम डिस्टेंस, यहाँ से सेम डिस्टेंस, यहाँ से सेम डिस्टेंस, यहाँ से सेम डिस्टेंस, इस तरह से लेके एक सर्किल बनाएंगे तो ये बन जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि इसके हर एक पॉइंट, इस पे हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इसमें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आर परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ फोर्स, मतलब फील्ड लाइंस। जैसे हमारे पास ये फील्ड लाइंस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो इसके परपेंडिकुलर है, ऐसा क्यों, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि हम जानते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई चार्ज मूव करता है तो वहाँ पे नो वर्टन, कोई भी वर्टन नहीं होता है, ठीक है। वर्टन वहाँ पे अगर 0 होता है, ठीक
ठीक है। जीरो कब होगा? अगर यहाँ पे जीरो, अगर ये परपेंडिकुलर ये लाइन नहीं होंगी, सपोज करते हैं ये सर्टेन इस एंगल पर होंगी, तो इस इक्विपोटेंशियल जो सरफेस बन रही थी इसके अलोंग इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट भी होगा जिसे बोलेंगे ई कॉस थीटा, है ना, ई कॉस थीटा बोलेंगे। अब इसका एक कंपोनेंट ई कॉस थीटा यहाँ पे अगर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल भी होगा, और पोटेंशियल होगा तो हम जानते हैं वर्डन भी होगा, क्योंकि ये वर्डन इक्वल टू हो जाएगा V इंटू क्यू, है ना। तो ये एजम्पशन इसका गलत हो जाएगा, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो हमेशा जो पोटेंशियल सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होंगी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हाई इंसुलेटर्स आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर्स आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि डाई इलेक्ट्रिक से ना डाई फील्ड, जो ऐसे इंसुलेटर्स जिनके अंदर एक अपनी फील्ड बनने लगती है, ठीक है, वो ऑल्दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल लगी होती है उसके इफेक्ट थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है, तो इसलिए उन्हें डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। होता क्या है, इसके अंदर छोटे छोटे डाइपोल मोमेंट बने लगते हैं, ऐसे ऐसे ये डाइपोल मोमेंट बनने लगते हैं इंसुलेटर में, ठीक है। इसलिए कुछ कुछ इंसुलेटर को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक, सभी को नहीं बोलेंगे, कुछ कुछ को बोला जाता है, जिसमें एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ इफेक्टिव मिलने लगती है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बहुत बिल्कुल लगभग जीरो के बराबर मिलती है, या जीरो मतलब टेंडिंग टू जीरो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है तो वो इंसुलेटर हो जाते हैं हमारे, ठीक है। अगर कुछ यहाँ इफेक्टिव मिल रही होती है, जिसकी डेफिनेट वैल्यू होती है कोई, तो इन्हें डाइलेक्ट्रिक कह देते हैं। लेकिन जो कंडक्टर्स होते हैं, है ना, वहाँ पे अगर हम इसके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो यहाँ जो इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं क्रिएट होती है। कहने का मतलब अगर मैंने यहाँ पे ई लगाई है तो एक्जैक्टली ई ऐसे बन जाती है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जीरो हो जाती है। इसमें जो चार्ज रिटेन करने की जो वो होती है ना, वो नहीं, वो मतलब क्षमता या वो पावर नहीं होती। जैसे किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो वो विद इन पूरी बॉडी में इस तरह से इक्विलिब्रियम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रिक। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन इन टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड अ न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। जैसे ये न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन किसके अराउंड सर्कुलर पाथ पे जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन बराबर क्या होता है F इंटू डिस्टेंस FD कॉस थीटा, ठीक। फोर्स लग रहा है यहाँ पे ऐसे, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऐसे, एंगल बनना है 90 डिग्री, कॉस 90 बराबर हो जाता है 0, तो नो वर्क डन, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इफ कूलम्स लॉ इन्वॉल्व 1/r क्यूब इंस्टेड ऑफ 1/r स्क्वायर वुड गॉस लॉ विल बी ट्रू, नो। क्योंकि कूलम्स लॉ में अगर 1/r स्क्वायर की जगह पे 1/r क्यूब कर दिया जाएगा, तो हम जब गॉस लॉ प्रूव करेंगे फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ना, तो इसकी जगह पे जो हमें मिलेगा रिजल्ट वो मिलेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। क्योंकि जो गॉस लॉ होता है वो डिपेंड करता है किसके, सॉलिड एंगल के कंसेप्ट पे। सॉलिड एंगल ओमेगा को बोलते हैं सॉलिड एंगल कंसेप्ट। सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर एरिया एलिमेंट, जैसे एक स्फीयर था, इसका एरिया एलिमेंट, ये इतना एरिया एलिमेंट मैंने ले लिया, इसके द्वारा सेंटर पर जो भी एंगल बनाया जाएगा थ्री डायमेंशनली उसको बोलेंगे सॉलिड एंगल, ठीक है। जैसे 2 डायमेंशन में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं नॉर्मल एंगल, और उसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो क्या होती है, एंगल इज इक्वल टू, हम लोग बेसिकली जाने हैं किसी आर्क का सेक्शन, आर्क बाई रेडियस। उसी तरह सॉलिड एंगल होता है एरिया एलिमेंट अपॉन, यहाँ पे रेडियस सिंपली रख रहे तो यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर व्हेन प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे हर एक कॉर्नर पे एक चार्ज, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज रख दिया, सब पे प्लस चार्ज रखा गया है, ठीक है, तो सेंटर पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा, सेंटर से डिस्टेंस यहाँ पे आर है तो ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी। सिंपली हम जानते हैं पोटेंशियल इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर, ठीक है। इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, सबकी वजह से जुड़ जाएगा, तो सिंपली जुड़कर हो जाएगा सिंपली 4k बाई आर। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि अ बर्ड perched on a bare high power line, nothing happens to the bird, a man standing on the ground touches the same line and get a fatal shock. Why? कह रहे हैं कि जैसे हाई टेंशन ये वायर है, इस पर अगर कोई बर्ड बैठी है, ठीक है, इस पर अगर कोई बर्ड बैठी है तो उसको करंट नहीं लगता, क्योंकि जो बर्ड होगी वो बेसिकली, जैसे हम यहाँ पे कोई बर्ड मान लेते हैं, इसके 2 पैर हैं यहाँ पे, तो ये वाला जो पैर है, ये वाला पैर है, दोनों कितने वोल्टेज पे, अगर ये 220 वोल्टेज की लाइन है तो ये वाला पैर भी 220 वोल्टेज पे, ये भी पैर 220 वोल्टेज पे, नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, नेट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बर्ड के पैर के बीच में 0, तो उसे कोई भी करंट नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि करंट जो फ्लो होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में, या चार्जेस फ्लो होते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल रीजन में, इधर भी 220 इधर भी 220, तो कोई करंट लगेगा नहीं। अब कह रहा है कोई मैन ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, अगर कोई आदमी ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, इस तार को छू लेता है 220 वोल्टेज का, तो इसका ये हिस्सा जो हो जाएगा वो 220 वोल्टेज पे, नीचे 0, नेट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा 220 वोल्टेज, तो इस आदमी को 220 वोल्टेज का झटका लग जाएगा, तो इसीलिए इसको जो है एक फैटल शॉक लग जाता है। व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट, गिव इट्स फॉर्मूला। तो एनर्जी डेंसिटी बेसिकली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, किसी भी एनर्जी को उसके वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, मतलब एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है डिस्कस हाउ कैपेसिटेंस इज अफेक्टेड व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस। जैसे कैपेसिटर है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं, इसके बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी जाती है, ठीक है, तो होता क्या है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कोई मैंने बताया था डाइलेक्ट्रिक जो होती है वो अपने अंदर भी एक, अगर मैंने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है तो अपने अंदर एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ कैपेसिटर पे इस तरह से लगी है तो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस हो जाने की वजह से डाइलेक्ट्रिक अपने अंदर एक स्मॉल सी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बना लेगा, है ना। उससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट के पास जो है वो क्या है, वो डिक्रीज कर जाएगी, जिस वजह से इस प्लेट के पास नेट पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा, इस वजह से कैपेसिटेंस इस पे, मतलब पोटेंशियल डिक्रीज कर गया तो और चार्ज इस पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब इस पे और चार्ज इस पे हम लोग स्टोर कर सकते हैं, और चार्ज ज़्यादा स्टोर कर लेंगे तो इससे इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अगला कह रहा है
कि इसमें अगर a conducting slab is inserted between the plate of parallel plate capacitor assuming the slab thickness to be 1/2 of the plate separation। जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है, 1/2 थिकनेस की अगर इंट्रोड्यूस कर देंगे तो क्या होगा। फिर वही सेम बात, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगी थी तो इस कंडक्टिंग प्लेट के बीच में भी सेम इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, जिससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट 1 के पास डिक्रीज कर जाएगी, जिस वजह से यहाँ पे पोटेंशियल थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा, जिस वजह से हम यहाँ पे इस पे और चार्ज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस केस में भी वही होगा, कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर यहाँ पे इस तरह से प्लेट इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, अगर ये दोनों प्लेटों को कोई भी कंडक्टिंग बॉडी टच कर रही होती है, अगर इस तरह से, मतलब कोई कंडक्टिंग रॉड ये इंट्रोड्यूस कर दिया या कोई एक रॉड इस तरह से रख दिया, ठीक है, अगर ऐसे रख दिया कोई रॉड, तो क्या हो रहा है, मतलब इनको टच हो रहा है, तो अब क्या है कि यहाँ पे कैपेसिटेंस इसकी इनफाइनाइट हो जाएगी, मतलब कोई भी चार्ज इस पे स्टोर करने की कोशिश करेंगे नहीं स्टोर हो पाएगा, कहने का मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है व्हाट विल हैपन इफ द प्लेट ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर आर सडनली कनेक्टेड बाय अ मेटालिक वायर। सेम कुछ इससे पहले जो एक्सप्लेन किया था उसी तरह, जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, इसकी ये प्लेटें पॉजिटिव नेगेटिव, इसको अगर एक मेटालिक वायर से इस तरह से टच कर दिया जाएगा तो क्या है, अगर ये चार्ज है तो ये सडनली डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है, सडनली ये डिस्चार्ज हो जाएगा और इस प्रोसेस में जिसकी सारी कैपेसिटेंस एनर्जी CV² थी वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर इज D। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनके बीच की डिस्टेंस है D। अ मेटल प्लेट ऑफ थिकनेस D/2 प्लेस बिटवीन द प्लेट्स, जैसा भी डिस्कस किया था पहले इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, तो इसमें क्या है, मेटल प्लेट एक इंट्रोड्यूस कर दी गई है जिसकी थिकनेस है D/2। तो हमने अभी देखा था कैपेसिटेंस तो इंक्रीज कर जाएगी, बट कितनी करेगी, ठीक है, जैसे इसने बोला हैंस द कैपेसिटेंस विल बी डबल। एंड इनका एक्सप्रेशन जो है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है, इस तरह से नहीं करना है। हम जानते हैं जब कोई भी डायरेक्ट स्लैब किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इंट्रोड्यूस की जाती है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, है ना। लेकिन अगर इसमें कोई T थिकनेस की स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी गई तो फॉर्मूला हो जाता है D - T + T बाई डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हो जाता है, प्लस T बाई K हो जाता है ना। तो जो मेटल की प्लेट के लिए K की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, तो K इन्फिनिटी अगर हो जाएगा यहाँ से तो ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो हमें मिलेगा C = A एप्सिलॉन नॉट D - T, और T कितना है D/2, तो यहाँ से D/2 हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D, तो कैपेसिटेंस विल बी डबल, ठीक है, इस तरह से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं अ नेगेटिव चार्ज रॉड इज ब्रॉट क्लोज टू सम स्मॉल पीस ऑफ न्यूट्रल पेपर, द पॉजिटिव साइड ऑफ मॉलिक्यूल इन द पेपर आर अट्रैक्टेड टू द रॉड एंड द नेगेटिव साइड ऑफ द मॉलिक्यूल आर रिपेल्ड सिंस नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड्स आर इक्वल इन नंबर, व्हाई डोंट द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स कैंसिल आउट। मतलब इसे कह रहे हैं कि एक नेगेटिव चार्ज रॉड जो होगी, नेगेटिव चार्ज रॉड थी जिसमें नेगेटिव चार्ज था खूब सारा, ठीक है, वो कुछ स्मॉल पीस ऑफ पेपर के आसपास जब लेके आते हैं, ठीक है, न्यूट्रल पेपर थे, तो जो पॉजिटिव साइड ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द पेपर आर अट्रैक्टेड, कुल मिला के जब कोई भी नेगेटिव चार्ज बॉडी किसी बॉडी के आसपास जब इस तरह से लेकर आते हैं, ठीक है, तो इसके सारे पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज इस साइड एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये दोनों फोर्स जब इक्वल एंड अपोजिट हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके फोर्स यहाँ पे नेट फोर्स यहाँ पे जीरो क्यों नहीं बना दे रहे हैं। जीरो तब बनाएंगे फोर्स जब केवल यही दोनों इफेक्टिव में होंगे, बट यहाँ पे जो नेगेटिव रॉड आ चुकी थी ये भी तो एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा रही है यहाँ पे ना, तो इस वजह से इसका जो ये वाला फोर्स है F, ये थोड़ा कुछ कम हो जा रहा है ना, इस वजह से यहाँ पे एक रिजल्टेंट फोर्स F है जो कि नेगेटिव चार्ज की वजह से है। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है विल अ बलून दैट इज चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव स्टिक टू अ न्यूट्रल वॉल। यस, देखो एक बलून है, वो चाहे पॉजिटिव चार्ज करो या नेगेटिव चार्ज करो, जब वो किसी जो है वॉल के पास जाएगा तो वॉल में चार्ज इंड्यूस कर देगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज था तो वॉल में नेगेटिव चार्ज पार्शियली इंड्यूस हो जाएंगे, जिस वजह से ये बलून इससे चिपक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है व्हाई डज टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, सो द लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये जैसे इसमें टू लाइन ऑफ फोर्स बनी हुई है, ये बनी हुई है, ठीक है, इस तरह से डायग्राम तो बनाना ही होगा क्योंकि इन्होंने बोला है सो द लाइंस ऑफ फोर्स टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज की वजह से। बट इसका एक्सप्रेशन देखिए कि अगर टू लाइन ऑफ फोर्स, जैसे ये लाइन ऑफ फोर्स है, दीपावली का टाइम पटाखे लग रहे हैं, ठीक है, जैसे टू लाइन ऑफ फोर्स है, अगर एक दूसरे को काट दिया, ऐसे काट, जैसे एक लाइन ये एक दूसरे को ऐसे काट रही है ना, अगर ऐसे काट देती है तो इस पॉइंट पर हम देखते हैं फोर्स की डायरेक्शन, अगर इस लाइन की वजह से निकालेंगे तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस तरह से निकल के आएगी, और अगर इस पॉइंट पर निकालेंगे इस लाइन की वजह से, इस लाइन की वजह से यहाँ पे टेंजेंट डालेंगे तो ऐसे निकल के आएगी फोर्स की डायरेक्शन, और एक ही पॉइंट पर फोर्स की दो डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, फोर्स डोंट हैव टू डायरेक्शन एट सेम पॉइंट, ये पॉसिबल नहीं है, इस वजह से टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हाट इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पे ये डाइपोल है, ठीक है, डाइपोल, ठीक है, तो जीरो पोटेंशियल कहाँ पे, ये ब्रॉड एक्स जो लाइन होती है यहाँ पे जीरो पोटेंशियल मिलता है, ठीक है, इसका लोकस क्या होगा, देखो यहाँ पे हमें पोटेंशियल मिलेगा V, ठीक है, जो कि इसकी और इस वाले चार्ज की वजह से ऐड होता है, बट यहाँ पे इन दोनों की वजह से अगर ऐड करते हैं तो टोटल पोटेंशियल यहाँ पे हमें जीरो मिलता है ना, तो यहाँ पे जीरो पोटेंशियल है, इसका लोकस लेंगे तो सिंपल एक लाइन मिलेगी हमें जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होगी, ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोल देंगे इक्वेटोरियल लाइन।